बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान ने मिसाइलों से कामयाब हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कल रात ईरान ने इसराइल पर 150 मिसाइल दागे जो कि बेशतर अपने अहदाफ पर लगे और इसराइल में एक बड़ी तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, इसके साथ कैजुअलिटीज हुई। इसके साथ ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने 3 फाइटर जेट जो है F-35 इसराइल के मार गिराए हैं, जबकि एक इसराइली पायलट को कब्जे में भी ले लिया है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल इस बात की तरदीद करता नजर आ रहा है। लेकिन ईरान और इसराइल की जंग ये तूल पकड़ती दिखाई दे रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अमरीकी कांग्रेस के लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है और मुज़ाकरात से कबल ईरान पर अटैक करना इसराइल की जानिब से ये किसी बड़ी पेशरफ्त का जो है सबब बनेगा। और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक होगा। आगे मजीद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। खसूसन ईरान के रिस्पॉन्स के बाद इसराइल क्या कुछ करेगा, इसराइल हमला कर सकता है और कितने लंबे अरसे तक ये जंग चल सकती है। इराक की एयर स्पेस अभी क्लोज है, ईरान की एयर स्पेस भी इस टाइम क्लोज है। मामलात क्या आगे रुख इख्तियार करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया शमशाद अहमद खान ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा और ईरान में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनरल समरेज सालिक साहब, दिफाई तजियेकार हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शमशाद साहब, आप क्या देखते हैं कि हदफ जो था इसराइल का वो ये था कि ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोके। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया है और कहा है कि अगर इसराइल की जानिब से यह हदफ रखा गया, बड़ा मुश्किल है इसराइल ईरान को इस ताकत बनने से, जौहरी ताकत बनने से रोक सके। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? देखिए, ये सिलसिला जो है गुज़श्ता 22 साल से चल रहा है और एज ए मैटर ऑफ चॉइस, नॉट नेसेसिटी। और उस वक्त से दरअसल ये है कि सबको पता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर सलाहियत बहुत अरसे से है। इनफैक्ट हम सबसे पहले ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, इस किस्म की कि जो फैसिलिटीज थी वो ईरान को अमेरिका ने दी थी। और जब अमेरिका चला गया तो वो कैपेसिटी जो थी वो उनकी मौजूद रही, फैसिलिटीज थी। और बिलाखिर फिर ये सदी के आखिर में ईरान ने रूस के साथ मिलकर कुछ उसमें रद्द-बदल किया था, जिसके बाद फिर अमेरिका ने रिएक्शन शो किया। पहले कभी, यानी 1979 के बाद कभी भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो फिर ये नई सेंचुरी शुरू होते ही फिर अमेरिका ने अपने 3 पार्टनर्स डेजिग्नेट किए थे, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, और उनको कहा था कि आप ईरान के साथ बातचीत करें। खुद नहीं इन्वॉल्व किया अपने आप को। और मैं तारीख का हवाला देना जरूरी समझता हूँ, इस मसले को समझना जरूरी है। तो उस वक्त फिर ये तीनों ममालिक ने कोशिश तो की, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। और बिलाखिर फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका ने बुलवाकर सैंक्शंस लगा दी थी 2006 में। उस वक्त से फिर ये मसला जरा शिद्दत इख्तियार कर गया था। फिर 2009 में फिर ओबामा के वक्त फिर सिलसिला बातचीत का शुरू हुआ और अब ये हुआ कि 5+1 की कन्फिगरेशन एक बनाई गई कि जो P5 जो परमानेंट 5 मेंबर थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ छठा जर्मनी डालकर तो ईरान के साथ डायलॉग शुरू किया गया। तो वो डायलॉग में काफी ऊंच नीच आती रही, मुख्तलिफ वेन्यूज पर वो डायलॉग हुआ। इवेंचुअली फिर ये वियना में 2015 में, जुलाई 2015 में डील साइन हो गया। और डील में फिर जॉइंट वो था क्या, जो JPCPA नाम वो कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, वो फ्रेमवर्क तय पा गया था कि ईरान क्या करेगा और अगर ईरान ने ये किया तो हम लोग ये करेंगे, ये सैंक्शन उठाएंगे, और अगर ईरान ने ना किया तो फिर ये होगा। तो वो बड़ा अच्छा डील हो गया था और मैं हमेशा उस पर बड़ा मुतमईन था कि, और हमेशा लोग कहा करते थे कि अभी इसराइल और ईरान पे जंग शुरू हो जाएगी। तो इसराइल नहीं, उस वक्त तो अमेरिका के साथ बात बनती थी। मैं कहा करता था कि कभी भी अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के साथ जंग करना, क्योंकि ईरान तेल की सप्लाई करता है,
जितना भी मगरबी ममालिक हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस दफा भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन ये अमेरिका ने कुछ नहीं किया। मगर अमेरिका की खुशनुदी अगरचे इसमें शामिल थी, तो इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और अब आज जो सिचुएशन है वो बहुत भयानक सिचुएशन है। मुझे नहीं पता कि ये कब खत्म होगी, आया कि कल खत्म होगी, क्योंकि संडे का ट्रंप जो है वो मदारी है, वो सियासतदान नहीं है। वो बुनियादी तौर पर एक पोकर गेम खेलने वाला लीडर है। और उसने पहली टर्म में भी इस किस्म की मदारीपन किए थे। जेरूसलम को तस्लीम कर लिया था, दारुल खिलाफा इसराइल का, और फिर अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी थी। और फिर खलीज के ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवा लिया था। और अभी सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया था, तस्लीम करने जा रहा था। तो तब उस फिर हमने दौरान देखा कि फ़लस्तीन में जो है वो अटैक किया गया, फ़लस्तीन की जानिब से अटैक किया गया इस्माइल हानिया की सरबराही में। आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें, और ट्रंप की पॉलिसीज़ पे खुद कांग्रेस वहाँ पे इस टाइम क्रिटिसाइज़ करी है कि ये बहुत बड़ा गैम्बल खेला गया है। मैं समरेज साहब की तरफ आऊँगा। समरेज साहब, आप क्या समझते हैं? आयरन डोम एक बहुत मजबूत दिफाई सिस्टम, इसके बावजूद 150 मिसाइल जो दागे गए, उन बेशतर मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे भी और उन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुँचाया। देखिए, कोई भी जो डिफेंसिव एफर्ट होती है वो इनविंसिबल या इनपेनिट्रेबल नहीं होती। लास्ट भी जब इनके इनके खिलाफ एक शोडाउन हुआ था ईरान और इसराइल के दरमियान में, तो उस वक्त भी ईरान के मिसाइल्स ने पेनिट्रेट किया था इस सिस्टम को। और मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली इसराइल के लिए क्रिटिकल टाइम था कि वो ईरान के ऊपर इस वक्त स्ट्राइक करे, और वो ऑब्जेक्टिव जो कि वो नेगोशिएशन से हासिल नहीं कर पा रहे, वो जो है वो मिलिट्री एक्शन से हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ये कि जो इनका आयरन डोम है, उसकी उसकी कली तो लास्ट टाइम भी खुल चुकी थी कि वो इतना पोटेंट नहीं है जितना उसे क्लेम किया जाता है। इस दफ़ा और ज़्यादा नुमायां चीज़ें हो गई हैं। सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं जो इन्होंने इस दफ़ा फायर किए, वो आयरन डोम की कैपेबिलिटी में नहीं था। इसके अलावा एक और जो स्मार्ट टेक्निक इस्तेमाल की है ईरान ने, वो ये किया कि ड्रोन्स और मिसाइल्स को मिक्स करके एम्प्लॉय किया है, सो दैट जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं वो कंफ्यूज हो कि उन्होंने ड्रोन पे जाना है या उन्होंने मिसाइल पे जाना है। तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेस है ईरान की। ईरान ने ना सिर्फ एक जो अपेरेंटली लग रहा था कि क्रिपलिंग स्ट्राइक थी, जिससे उनकी तमाम सीनियर लीडरशिप वाज टेकन आउट, जहां पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक किया गया, उनके मिसाइल साइट्स के ऊपर स्ट्राइक किया गया, उनके कमांड स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्ट्राइक किया गया। ना सिर्फ वो उस शॉक से निकले, बल्कि उन्होंने एक इफेक्टिव और पोटेंट रिटेलिएशन दी इसराइल को। जो अभी देखते हैं कि आज की रात को क्या होता है। इसराइल ने जाहिर है उसने अपने अटैक्स जारी रखे, और आई एम श्योर कि ईरान भी अपनी रिटेलिएशन को जारी रखेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना सिर्फ ये टाइम में एक्सपैंड करेगा, बल्कि ये एक्सपेंस दैट इज के फैलाव में भी एक्सपैंड करेगा। शमशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान अब, क्योंकि ये बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनकी जानिब से खदशे के तौर पर यह बात पेश की जा रही है कि नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी से ईरान निकल आएगा और फिर अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, तो अब उसके पास जवाब भी मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ईरान ऐसा करेगा? देखिए, ये इसराइल ने ये जो कार्रवाई, ये हमला जो किया है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो बातचीत हो रही थी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उससे पहले इतना प्रेशर डालना था। मकसद था कि ईरान को मजबूर किया जाए अपनी मर्जी का एक डील नया बनाने में। तो वो इसराइल ने इंतज़ार नहीं किया और हमला कर दिया। अब जो फौजी कार्रवाई कर रही है उसका तजिया तो आपके जर्नैल साहब ने कर दिया है और वो बेहतर समझते हैं। मैं उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी सिचुएशन संगीन है और जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं आ रही, और ये लगता ये है कि ये मामला तवील हो जाएगा और इसमें दुनिया सफ़र करेगी, बिलखसूस खित्ते के ममालिक। और सबसे बड़ा तो खैर तेल की सप्लाई की बात होगी, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो मसले पैदा करेंगी। बाकी रहा एक जो और पहलू है, देखें जो जो नेतन्याहू है, ये बड़ा पुराना शातिर खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान को भी उस कैटेगरी में रखा हुआ है
जिसमें वो उन्होंने अपने न्यूक्लियर राइवल को रखा हुआ था। उन्होंने इसराइल ने पहले इराक और शाम को भी निशाना बनाया, बाकायदा हमले किए न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। और अब भी जो हालिया दिनों में कुछ वीडियोस वगैरह जो शेयर की जाती रही हैं, उसमें नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम जिक्र भी किया है। तो आज हमें बहुत ही मोहतात होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान पे जो हमारी पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, और हमें अपने आप को इन सॉलिडारिटी ईरान के साथ रखना पड़ेगा। और ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, पुराने वक्तों में, मुश्किल वक्तों में हमारा साथ दिया, और हमने उनका साथ दिया है। तो ये जो सॉलिडारिटी है ये जारी रहनी चाहिए, कतई नज़र इसके कि हमें इससे इस बड़े रिस्क भी हैं। क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म की शख्सियत है। वो पोकर गेम खेलता है, लेकिन शमशाद साहब, इसमें फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होता है कि अभी जब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ की, और फिर हमने जो अमेरिका को मुल्जिम पकड़ के दिए उनके मोस्ट वांटेड, तो उसके बाद हमने देखा था कि कुछ डिप्लोमेसी में पेशरफ्त हुई है, अमेरिका से कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब अगर हम ईरान की साइड पे जाएंगे, चूंकि सॉलिडारिटी भी आ रही है, पाकिस्तान का नेबर भी है, तो आप समझते हैं किसी न किसी तरीके से अमेरिकन रिलेशंस अफेक्ट होंगे और पाकिस्तान को इसमें बड़ा देखकर चलना है? अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आप कोई बहुत सॉलिड रिलेशनशिप ना समझिए। मैं बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं रहा। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, कि जब तक उनको पाकिस्तान के साथ काम रहता है तो वो ताल्लुक अच्छा रखते हैं, जब नहीं होता तो फिर छोड़ देते हैं या फिर दबाव डालते हैं। और बिलखुसूस फौज के खिलाफ प्रेशर रखा इन्होंने, हमेशा फौज को अंडर प्रेशर रखा। लेकिन अभी जो ये जो वाकयात हुए हालिया दिनों में, जो ट्रंप ने अच्छी बात पाकिस्तान के बारे में की है, तो ट्रंप के जहनों में, यानी एक वक्त में उसके जहन में बहुत चीजें घूम रही होती हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया का मसला वो डील कर रहा था, उस वक्त उसको इसराइल और ईरान का हमला भी उसके जहन में था, और यूक्रेन और रशिया का भी उसके जहन में। वो एट ए टाइम कई चीजें सोच रहा होता है और कोई अच्छे फैसले नहीं कर पाता। ये बंदा बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, और कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा, मुझे लगता ये है कि जो दुनिया के लिए बहुत बहुत ही बड़ा एक खतरा बन जाएगा। तो ठीक। बाकी अब देखना यही है कि किस तरह ईरान अपने आप को हैंडल करता है। और अभी तो ठीक है, ईरान ने थोड़ा बहुत उसको अपना डैमेज किया है इसराइल को, लेकिन इसराइल अपना जो हदफ है उसको ठीक। हासिल किए बगैर ठीक। खत्म नहीं करेगा ये ठीक। बात। सर, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। ईरान क्लेम कर रहा है कि 3 इसराइली फाइटर जेट्स उसने गिराए हैं। समरेज साहब से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो इसराइल के गिराए हैं। F-35 का क्लेम किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो है इसकी तरदीदें आ रही हैं, लेकिन आलमी दुनिया इस पर बात ज़रूर कर रही है। समरेज साहब, अब क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने भी क्लेम किया था 6 फाइटर जेट्स गिराए, और उसके बाद फौरी तौर पर नहीं, लेकिन बाद में इंडिया को तस्लीम करना पड़ा कि उसके फाइटर जेट्स गिरे हैं। जाहिर बात है, जंग होती है, कोई भी मुल्क ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, उसका नुकसान हुआ है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ईरानी डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल है कि उसने F-35 गिराए होंगे? देखिए, मैं अगर पास देखूं ना, तो ईरान ने कई चीजों में सरप्राइज किया है। आज से कुछ 10 साल पहले उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन्स थे, उनको, यूएवीज को, उनकी प्रोग्रामिंग को फिडल करके लैंड करवा लिया था। तो इस तरह की कैपेबिलिटी ईरान जो है वो डिस्प्ले करता रहा है। तो मुझे, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रियली वेरीफाई कि वाकई इस तरह हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ईरानियंस क्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रैकेज भी दिखाए जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो अपोजिंग साइड है वो कभी भी इन चीजों को अप फ्रंट एक्सेप्ट नहीं करती। लेटर ऑन जो है वो सच है वो निकल आता है। अगर ये हुआ है F-35, तो आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा दचका है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। आपको पता है कि राफेल विच वाज 4.5 जनरेशन, वो हमने शूट डाउन किया,
और F-35 जो इस वक्त द बेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विच इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो उसको अगर उन्होंने शूट डाउन कर दिया है तो ये बहुत बड़ा धचका होगा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है कि वो किन मीन से किया है और किस तरीके से किया है, बट डेफिनेटली अगर ईरान क्लेम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर होगा। अगर डिफेंस कैपेबिलिटी की बात की जाए, ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको किस तरह से देखते हैं? खसूसन जो सब मैरीन्स की बात की जाती है, जो बहरी ताकत की बात की जाती है, आप समझते हैं कि उसमें ईरान को एक अपर एज हासिल है? देखिए, हमने ये समझना है कि ये तकरीबन 45 ईयर्स का अरसा गुजर चुका है। 79 में रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, उस वक्त से आज तक ईरान हैज बिन अ सोर इन द आईज ऑफ द वेस्ट। वहां पे रिजीम चेंज की एफर्ट्स की गई, वहां पे सेक्शन लगी, वहां पे एम्बार्गोज लगे, वहां पे जो है वो एक सीरीज ऑफ टारगेट किलिंग्स की गई, उनको हर तरीके से क्रिपल करने की कोशिश की गई। वेरी रिसेंटली वो प्रॉक्सीज जिसके ऊपर ईरान ने इन्वेस्ट किया था, लाइक हमास एंड हिजबुल्लाह, उनको भी क्रिपल किया गया। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड के ऊपर ये एफर्ट चली है। इन चैलेंजेस के होते हुए ईरान ने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना था। बहुत सारी चीजें लाइक यूएवीज, लाइक ड्रोन्स, लाइक मिसाइल्स, इस पे ईरान ने हैरान कौन जो कैपेबिलिटी है वो डिस्प्ले की है इन द पास्ट। तो इन सारे चैलेंजेस के होते हुए उनकी जो भी ये दफाई सलाहियत है, डेफिनेटली इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि दे कैन मैच द टेक्नोलॉजिकल एज ऑफ इजराइल एंड द यूएस, वो तो इस वक्त द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ ईरान में मैं समझता हूँ जो डिफेंस की कैपेबिलिटी रही है 45 ईयर्स तक डिटरमिन्ड रहना, ईरान ने जो एक डिटर्मिनेशन रही है इन सारे चैलेंजेस को फेस करना, वो भी कमेंडेबल रहा है। कभी हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में जब एक डिफाइंड स्टेट का जिक्र किया जाएगा विच स्टूड अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टिरनी, तो मैं समझता हूं कि ईरान का नाम जो है वो टॉप पे आएगा। ईरान का नाम तो टॉप पे आएगा शमशाद साहब, लेकिन जो बिरादर इस्लामी ममालिक हैं उनकी खामोशी बरकरार है और लगता ये है कि सिर्फ एक जानिब से रेजिस्टेंस है, एक ही मुल्क है जो खड़ा हुआ है और वो ईरान है, जबकि दीगर ममालिक की जानिब से पेशरफ जरूर हो रही है, हम सिफारती पेशरफ जरूर देख रहे हैं, लेकिन उस तरह से मुस्लिम दुनिया रिएक्ट करे वो नहीं हो रहा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल से ये महज स्टेटमेंट्स तक ही हैं, बातें जितनी भी मुस्लिम दुनिया के हवाले से की जाती हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डू यू एग्री? देखिए, बहुत बड़ी जरूरत है मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होने की, और अगर नहीं मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होगी तो इसी तरह फिर शर मुंतशिर होता रहेगा, और मुंतशिर भी इस तरीके से कि मुस्लिम दुनिया में के अंदर जो ममालिक हैं, जो खास तो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, वो फिर मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जो मफादात हैं उनके साथ अपने आप को वाबस्ता करते जा रहे हैं। जो कुछ अभी हाल ही में खलीजी रियासतों के साथ ट्रंप ने जाकर वहाँ, यानी बादशाह जो थे खलीज के, वो ट्रंप के गुलामों के तौर पर कंडक्ट अपने आप को कर रहे थे जिस तरीके से। तो ये बदकिस्मती है कि 57 ममालिक हैं मुस्लिम दुनिया में, 1/4 एरिया है दुनिया का जो मुस्लिम दुनिया का एरिया है, और कुछ 1/4 की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद और इतनी दौलत है कि नॉट दैट के सारे ममालिक के अंदर है, चंद ममालिक में इतनी दौलत है कि 70% एनर्जी के वसाइल हैं, 60% मटीरियल रिसोर्सेज हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद दुनिया की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ इसका 5% हिस्सा है। और इसकी वजह वही है कि जो रिच ममालिक हैं, जो दौलतमंद ममालिक हैं, वो दौलत जो है वो अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट ये बद्दू लोग जो रेगिस्तानों से आए थे, इन्होंने अपने अवाम के लिए बहुत अच्छी हुक्मरानियत दी है, कानून भी वहाँ कानून है, हर लिहाज से अच्छी हुक्मरानियत दी है। लेकिन ये है कि वो उस दौलत का जो है ना, वो शराकतदार, वो उसको मगरब को बना के रखा हुआ है, मुस्लिम दुनिया के साथ कुछ नहीं शेयर किया इन्होंने। तो अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया कम से कम सिक्योरिटी के हवाले से और सियासत के हवाले से कुछ न कुछ इत्तेहाद की तरफ बढ़े। और मैं बड़े अरसे से एक आइडिया प्रमोट करने की कोशिश करता रहा हूँ, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह से मेरा राब्ता जब होता था, तो मैं पिछले 2 दहाइयों से ये कहता हूँ
कि यूरोप दूसरी जंग अजीम में बिल्कुल तबाह हो गया था। तो अमेरिका की मदद से यूरोप खड़ा हुआ मार्शल प्लान के बाद, और फिर नेटो बनाया उन्होंने, और नेटो को मिलिट्री बैंड वैगन बना के उन्होंने अपने सारे मकासद हासिल करे इस तरीके से कि सबको दबा के रखा। अब वक्त आ गया है मुस्लिम दुनिया का कि अपने हमेशा दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप को लाना चाहिए ऊपर। और उसके लिए जब तक आप अपनी सिक्योरिटी को वो नहीं करेंगे, जो सऊदी अरब ने एक बनाई हुई है फसाद सा ड्रामा किया हुआ है इस्लामिक फोर्स, वो तो सब एक सऊदी अरब की अपनी सलामती के लिए है, मुस्लिम दुनिया के लिए नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी एक नेटो टाइप की एक तंजीम बनाएं, जो ट्रीटी बेस्ड होनी चाहिए, और उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, मगर मैं मकसद सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि नेटो बेस्ड, जिस तरह की नेटो थी उस तरीके से, और उसका एक तंजीम मकसद हो जो इस्लामी ममालिक पर मुनहसर हो और इस्लामिक ममालिक जो है प्रिवेंट करे, यानी जी जी जंगें प्रिवेंट लड़ने के लिए नहीं, जंगें एग्जैक्टली लड़ने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के सिर्फ लिए हो। जो है समरेश साहब, आप क्या हेल्प। समझते हैं राइट नाउ इसराइल की जानिब से क्या किया जाएगा? एक्सपेक्टेड तो है, जाहिर बात है कि ये जंग एक तवील अरसे तक चलेगी। क्या अब इसराइल करेगा, खसूसन जब से ईरान ने उस पर 150 मिसाइल दागे हैं? देखिए, ये तो एक रियलिटी है कि ईरान के पास एक पोटेंट एयरफोर्स नहीं है। एयर डिफेंस को भी, उसके जो रिसोर्सेज थे उनको भी उन्होंने क्रिपल करने की कोशिश की है। और ये जो पिछले 2 दिन है, इसमें ईरानियन इजरायली एयरफोर्स ने विच इज सपोर्टेड बाय द यूएस एयरफोर्स, उसने टोटल सुप्रीमेसी एंजॉय किया है ऑन द इन द एयर्स ऑफ ईरान। तो उन्होंने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन, जिन टारगेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था उनको स्ट्राइक किया है। अब इससे बियॉन्ड, जब ईरान अभी तक उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया है, उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक किया है, मिसाइल साइट्स को स्ट्राइक किया है, कमांड स्ट्रक्चर्स को स्ट्राइक किया है। इससे बियॉन्ड अगर वो जाते हैं तो दे आर लाइकली टू स्ट्राइक देयर ऑयल रिफाइनरीज और वो इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन, जिससे कि इकोनॉमिकली ईरान जो है वो बुरी तरीके से हर्ट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि the things are going in that direction. But this has the repercussions for the world as well. Absolutely. जो सबसे सीरियस जो कॉन्सिक्वेंस जो बनेगा वो है ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के चोकिंग से ऑयल सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होगी। जो प्राइसेस ऑफ ऑयल है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। आपको पता है कि 10-15% ऑलरेडी वो बढ़ चुकी हैं विद दिस एप्रीहेंशन, जिससे कि तमाम ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो इफेक्ट होंगे और तमाम दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बुरी तरीके से इफेक्ट होगी। जी शमशाद साहब, इसी में ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे थे, आपने भी ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया। अब जाहिर बात है जंग तो शुरू हो गई है, ईरान से मगरबी ममालिक लेते हैं, खुद ईरान के ऑयल पे पूरी दुनिया की जो है ऑयल इकॉनमी भी बेस्ड है। आप क्या समझते हैं कि इस जंग से नुकसान तो पहुंचेगा, इसके रिपरकशंस भी दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे? क्या अमेरिका इस बात पर सोचेगा कि एक ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा अगर ये जंग लंबे अरसे तक चली, इसको जल्दी वाइंड अप किया जाए? देखिए, अमेरिका पर न छोड़ें, सारा इन्हिसार अमेरिका पर नहीं है। अमेरिका बिलखुसूस ट्रंप के होते हुए कोई अच्छी सोच वहां पर नहीं पैदा होगी। बाकी ईरान के बारे में अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ईरान की जो एयरफोर्स की जो डेफिशिएंसी जनरल साहब ने जो जिक्र किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है ये डेफिशिएंसी जल्द खत्म हो जाएगी और फिर ईरान अच्छे तरीके से इसराइल को डील कर लेगा। और बाकी रहा दूसरी चीज़ ये है कि न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान पूरी तरह से डेवलप कर चुका है और वक्त आ गया है कि वो अब एनपीटी से छोड़ेगा और जो खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में ये इम्कान है और वो जब ये कर देगा तो फिर बजाते खुद कहीं ना कहीं ठहराव पैदा होने के इम्कान ज्यादा पैदा हो जाए। ईरान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेयर कर सकता है, ट्रीटी से निकल सकता है। शमशाद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फॉरवर्ड सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ईरान की कैसे देखते हैं स्ट्राइक बैक जो ईरान ने किया है? आप क्या समझते हैं
ये किस हद तक डिफरेंस क्रिएट करेगा? क्या ईरान की जानिब से एक मौसर जवाब दिया गया है? जी, मेरे ख्याल में तो इस जंग की शुरुआत है। मुझे ये खतरा महसूस होता है कि ये शायद जंग लटक जाए, लंबी हो जाए। और उसकी वजह ये है कि इसराइल की तरफ से जो धमकियों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम और अटैक करेंगे, और ईरान भी मेरे ख्याल में इतने आराम से नहीं रहेगा। कल भी जब पहली बार इन्होंने हमला किया इसराइल ने, तो ईरान के मुतालिक लोगों को नहीं अंदाजा था, उन्होंने जवाब दिया। अभी भी मेरे ख्याल में वो जवाब देंगे, तो ये काफी देर चलेगा। वैसे भी ईरान ये शायद चाहेगा कि थोड़ा लटक जाए, ताकि इसराइल के लोगों के अंदर खौफ व हरास हो। वहां पहले ही इमरजेंसी है, लोग बंकर्स में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो पहले भी लड़ने के आदी हैं लंबी जंग। आपको याद होगा तो ईरान इराक वॉर भी तकरीबन 10 साल चली थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसराइल ने कोई बहुत अच्छा और अक्लमंदी का कदम नहीं उठाया। उसका ख्याल था कि बाकी सारे के सारे मैंने रेजिस्टेंस खत्म कर दी है, हमास है, हिजबुल्लाह है, इवन सीरिया है, तो अब ईरान कर सकता है। पर मेरा ख्याल है कि ईरान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जवाब देता रहे। चौधरी साहब, आपने कहा कि 10 साल ईरान इराक चली थी, तारीख इसकी गवाह है, लेकिन उसके बाद से हालात बड़े तब्दील हुए हैं और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जिसकी बात कर रहे थे आप, हमने देखा लेबनान और उसके बाद सीरिया से जब से कट ऑफ हुआ है, वहां पे जो उनकी एड जाती थी, जिस तरह से ईरानी प्रॉक्सीज थी, डू यू थिंक कि ईरान इस कैपेबल है राइट नाउ कि एक लंबी जो है जंग लड़ सके? देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ ना कि ईरान इतना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा रकबा है, और रेजिलियंस भी है, एक बड़ी नेशनलिस्ट किस्म की कौम भी है, और इतने सालों से वो हालत जंग में ही हैं। बुनियादी तौर पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करते रहे होंगे, ये तवक्को तो यही की जाती है। अभी कुछ उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर अलबत्ता उनके पिछले 2 साल से जारी है, वो उनको कवर करना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। आपको याद होगा इस्माइल हानिये को भी बड़ा एक्यूरेटली मारा गया था। तो वो तेहरान में जो इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, वो मेरे ख्याल में वो उस तरह नहीं काम कर पाए। लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कि बड़ा रेजिलियंट है मुल्क, इसलिए तवक्को तो यही करते हैं कि ये खड़ा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं खड़ा होता तो फिर तो बाकी तो इसराइल ने ये समझा कि हमने सबको खत्म कर दिया है, अब तो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सिर्फ ईरान ही रुकावट नजर आ रही है ना उनको। और पहले ही आपने देखा कि गाजा में वो क्या हरकत कर रहे हैं, वो जिस तरीके से लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी जितने बच्चे किसी और अरब मुल्कों में ले जाएं। तो जो ग्रेटर इसराइल की तरफ वो जाना चाहते हैं, उसकी राह में तो अब ईरान ही रुकावट है। तो अगर ईरान भी इसमें से निकल जाता है तो फिर इसराइल का हाथ कौन रोकेगा? तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए ये और कोई चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि वो लड़े इनके साथ। और हमें तो पता नहीं है कि उनकी कौन कौन सी इस्तेताअत हैं, लेकिन कल जिस तरह मिसाइल से उन्होंने जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल थे और काफी एक्यूरेट थे, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि अभी उनकी कैपेसिटी। डू यू थिंक कि उससे डेटरेंस लेवल जो है क्रिएट हुआ है, जो पैराडाइम था उसमें ईरान ने कहीं ना कहीं उसको इक्वलाइज किया है कि आपने हमारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप कमांड है, उसको एलिमिनेट किया, लेकिन हमने जो स्ट्राइक बैक किया उससे आपका ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि आप इस बात की पूरी दुनिया, आप नहीं सिर्फ पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जाके इस हद तक वहां पे तबाही फैलाएंगे। तो वो डेटरेंस पे ईरान जो है वो पूरा उतरा है। जी, बड़ी हद तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल के पास चूंकि अमेरिका से ये लामुतनाही सिलसिला है टेक्नोलॉजी का, वेपन्स का, इसलिए इसराइल जो है वो बड़ा इस वक्त मगरूर और तकब्बुर में मुब्तला है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये 10-12 दिन के बाद एक्सचेंज होती रही तो इसराइल की जो हुकूमत है वो नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि लोग तंग हो जाएंगे। वो कब तक इस खौफ व हरास में मुब्तला रहे? तो इसलिए ईरान को मेरे ख्याल है ये हौसले के साथ जंग लड़नी पड़ेगी। डिटेरेंस किसी हद तक हुई है एस्टेब्लिश, अभी मेरे ख्याल में इसराइल के हौसले उस तरह नहीं टूटे हैं, अभी भी वो धमकियां लगा रहे हैं। What do you think, सर, कि इसराइल अब क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से क्या हमला किया जाएगा? जाहिर बात है इसराइल की जानिब से अभी तक टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। डू यू थिंक कि इसराइल भी इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा? कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जो अभी मैं धमकी सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी हम तो तेहरान को जला देंगे, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग।
तो इसका मतलब ये है कि वो अब सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं बल्कि सिविलियन टारगेट्स पे भी करेंगे। उनकी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि रिजीम चेंज हो जाए, ये रिजीम डिस्क्रेडिट हो जाए। और आपको पता है कि इसके मुखालिफिन भी बहुत हैं वहाँ पे, जो पुराने ईरानी हैं वो बैठे हुए हैं बाहर के मुल्कों में, तो उनकी तो कोशिश ये होगी। और ये बैटल ऑफ नर्व्स है दोनों तरफ। ये क्या इसराइल के अवाम को मजबूर करते हैं कि वहाँ रिजीम चेंज हो, या वो ईरान के लोगों को मजबूर करते हैं कि ये रिजीम चेंज करें। ये देखते हैं कि कौन इसमें से आगे निकलता है। लेकिन मीनवाइल सफारतकारी भी शुरू है, और बहुत सारे मुल्क नहीं चाहते हैं कि इस जंग का दायरा ज्यादा फैले। आप क्या समझते हैं चौधरी साहब कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें सिफारतकारी किस हद तक की जा रही है? जाहिर बात है कि एक क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि अकेला ईरान खड़ा हुआ है, दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे तो अमेरिकन एयर बेसेस हैं। तो डू यू थिंक कि अब जो सफारतकारी के जरिए यूएई, चूंकि उसके बड़े अच्छे टाइज भी हैं इसराइल के साथ, सऊदीया और फिर साथ ओमान, ये इंटरवीन करेंगे और कहेंगे कि इसे हर सूरत रुकना चाहिए, बिकॉज ईरान वहां पे जो अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं उनको भी टारगेट कर सकता है? अगर जंग का दायरा फैल गया तो ईरान ये करेगा। इसीलिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बड़ी जरूरी हो जाएंगी कि ये जंग का दायरा फैले ना। ईरान ने तो धमकी लगाई थी कि जी अगर हम पे हमला किया गया तो फिर हम अमेरिकी अड्डों को और उनके मफादात को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दायरा फैल सकता है। इसलिए ये सऊदी अरब ने तो आपको देखा कि ईरान के हक में ही बयान दिया है, और बाकी मुल्कों को भी, शायद कतर ने भी ये दिया है, तो उनको भी यही अंदाजा होगा कि ये फैले ना तो अच्छा है, क्योंकि वरना तो अमेरिकी अड्डे तो इन तमाम मुल्कों में हैं, प्लस वैसे भी ये सारे वल्नरेबल है, ये जितनी किंगडम्स हैं छोटी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है में वो भी नहीं चाहेंगे कि दायरा फैले, और जोर लगाएंगे वो इसराइल के ऊपर। तो इसराइल के ऊपर ये नहीं है कि जी दबाव नहीं है, दबाव तो पड़ेगा उनके ऊपर, लेकिन अगर वो ईरान को पहले धड़ल्ले में, पहले ही शुरू में, पहले ही हमले में ना कर सके जेर, तो फिर मेरा ख्याल है इसराइल पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? जाहिर बात है हमें मालूम है कि जो इसराइल बदमाशी दिखाता है, जो इसराइल जहरियत करता है, वो पीछे अमेरिका जब तक नहीं होता तब तक ये इस तरह की बदमाशी नहीं कर सकता। क्या समझते हैं आप, कितनी देर तक अमेरिका उसके पीछे थपकी लगाकर खड़ा रहेगा? और जब हम ये देखते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में जब उनको मालूम होता है कि जरा सा दुश्मन ज्यादा भारी हो रहा है तो अमेरिका पीछे से फौरन हट जाता है। डू यू थिंक कि अमेरिका और इसराइल सस्टेन कर पाएंगे? जहां हम ईरान की बात करें कि वो लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है, तो अमेरिका के पास भी ना ही असले की कमी है, ना ही पैसे की कमी है। जी, इसराइल के लिए जो अमेरिका के अंदर मकबूलियत है या सपोर्ट है, वो किसी और मुल्क के लिए नहीं है। इसलिए बड़ी हद तक अमेरिका उनका साथ देगा। लेकिन अगर अमेरिका के अपने मफादात, अपने अड्डे अटैक होने लगे, तो फिर तो अमेरिका खुद बराह रास्त जंग में शरीक हो जाएगा। और अगर वो जंग में शरीक हो जाता है तो जंग का दायरा फैल जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर तो बाकी जो ममालिक हैं, ईरान जिनके ऊपर जहाँ पे हमले करेगा, वो भी बीच में शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है। अब डिपेंड करता है कि ईरान के पास क्या इतनी इस्तात है कि वो अमेरिका को भी इन्वॉल्व करे। अभी तो अमेरिका इनडायरेक्ट है ना, ये कह रहा है कि हम हल भी करना चाहते हैं, सोच रोकना भी चाहते हैं, लेकिन फिर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा ना। अगर अमेरिका के किसी अड्डे पे अटैक कर दिया फिर तो पर हाल पर वाला सिलसिला हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है ईरान की कोशिश तो यही होगी कि वो ये काम ना करे और सिर्फ इसराइल के साथ डायरेक्टली। अब ये उनकी इस्तात पे है कि क्या उनके पास ये इस्तात है कि उनके इसराइल के हर हमले का जवाब दे सकें कि ये नहीं। ये तो ईरानियों को ही पता है, लेकिन कल जो हुआ रात को, उससे अंदाजा होता है कि इनके पास शायद इस्तात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान किसी तौर भी वो मुआहिदा, जो अमेरिका कह रहा है कि आप जौहरी मुआहिदा हमारे साथ करें, अदरवाइज हम आपका नामो निशान मिटा देंगे, ईरान किसी भी तौर पे उस टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं बैठ रहा। ईरान तो करना चाह रहा था, और इसलिए भी करना चाह रहा था कि उनके अपने रहबर ने फतवा दिया हुआ था। लेकिन अगर रहबर वो फतवा विड्रॉ कर लेते हैं या कोई और मॉडिफाई कर, तो ईरान फिर यकीनन न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाएगा। उनको फिर इस डील की जरूरत नहीं है। ये डील तो सिर्फ इसलिए किए कर रहे थे कि उनके यहाँ जो सैंक्शंस लगी है अमेरिका की, वो उठ जाए और उनकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में राहत आए। सिर्फ ये मकसद था उनका, और कह रहे थे कि हमने तो बनाना ही नहीं है। लेकिन अब उनको अंदाजा हो रहा है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है, तो शायद उनको बनाना पड़े। इस वजह से कोई बईद नहीं कि ईरान एनपीटी से निकल जाए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकल जाए और कहे कि नहीं हमारा ये हक है। तो ये बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अमेरिका को भी चाहिए कि इसराइल का हाथ थामे, क्योंकि ये डील हो सकती थी और होने के बड़ा करीब थी।
तो चौधरी साहब, कल से चिमक-गोइयाँ ये भी चल रही हैं, ज़ाहिर बात है इंटरनेट की बात है, ये हम इसकी तस्दीक के साथ इसे नहीं कर सकते कि ईरान हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर ले और उसके बाद फिर वो अपने आप को डिक्लेयर कर ले। इज इट पॉसिबल राइट नाउ, जिस तरह से वो ट्रीटी में मौजूद है, जिस तरह से अभी तक सिग्नेटरी है, निकला नहीं है, तो इस तरह की कोई स्टेप लिया जाए ईरान की जानिब से? मेरा ख्याल में ये चेमगोई है, क्योंकि ईरान के पास अभी तक तो जो हमारे पास कोई जराए तो नहीं है जानने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा, नेतन्याहू साहब ने, कि ये चंद महीने दूर हैं। अमेरिका ने कहा कि साल 1.5 साल दूर हैं। तो ये तो ईरान को ही पता होगा कि वो कितनी दूर हैं। क्या वो अभी इतने रेडी हैं इस वक्त कि वो कर सके? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए था, उन्होंने शायद अभी तैयारी नहीं की थी। बट पता नहीं, ये तो ईरान ही बता सकता है कि उनके पास ये है कि नहीं। लेकिन वो जो इंडिकेशंस दे रहे हैं वो ये एनपीटी वगैरह जो है वो हो सकती है, उससे निकल सकते हैं, जिसका मतलब जो है ईरान उस रास्ते पे जाना चाहता है। लेकिन फिर भी मैंने कहूंगा कि न्यूक्लियर अभी थोड़ा दूर है। अभी तो कन्वेंशनल डोमेन में ईरान को अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश करनी है, जिसकी तरफ एक कदम तो उन्होंने कल उठा लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान को शायद और भी चंद कदम उठाने पड़ेंगे इससे पहले कि इसराइल जो है वो समझे कि जनाब अब जंग रोकना ही बेहतर है। आखिरी लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर, क्या समझते हैं कितना अरसा तक ये जंग चल सकती है? क्या ये पाकिस्तान इंडिया के एपिसोड की तरह हमें हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में रैप अप होती नजर आएगी, या फिर चांसेस इसके ज्यादा हैं कि प्रोलॉन्ग कर जाए? और जाहिर बात है कि जब प्रोलॉन्ग की तो दुनिया भी इसकी लपेट में आ सकती है। जी, मुझे तो ये आहिस्ता आहिस्ता लंबा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, प्रोलॉन्ग हो सकती है। लेकिन ये उस तरह नहीं है कि रोज अटैक हो रहे हैं। ये जिस तरह होती थी ईरान इराक वॉर में भी, तो ये नहीं होता था ना कि हर वक्त ही और हर वक्त जंग हो रही है। वो बीच बीच में से वक्फों से। तो अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। उसकी वजह यह है कि वो छोटा मुल्क है, उसके लोग पहले ही से बड़े बेजार हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हर वक्त हम बंकर्स में और खौफ और हरास में तो नहीं रह सकते। बहुत सारे इसराइली छोड़ के भी चले गए। नेतन्याहू साहब जो है मकबूल भी नहीं है। तो इस वजह से अगर ये थोड़ी लटकी, जो उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में इसराइल के लिए काफी मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए।